नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए संगठन को तैयार किया जाता है, अनेक प्रयत्न किए जाते हैं और संगठन को मजबूत किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि सत्ता के लिए संगठन को तैयार किया जाता है और सत्ता के लिए संगठन। इस प्रकार की बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इस दौर में एक नाम सुनाई दे रहा है, काफ़ी समय से एक टर्म लगातार चल रहा है और वो टर्म है सेवा ही संगठन। इस दौर में यदि जब बात केवल सत्ता और राजनीति तक सीमित हो जाती है, उस दौर में संगठन को सेवा का पर्याय बनाने के लिए यदि कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल रही हैं। जी हाँ, वर्तमान संदर्भ में राजनीति की दशा और दिशा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर सतीश जी पूनिया। डॉक्टर सतीश जी पूनिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर सतीश जी पूनिया भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे सेवा ही संगठन इस विषय के साथ साथ किस प्रकार से राजनीति की दशा और दिशा इन दिनों कुछ अलग स्वरूप ले रही है। सबसे पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि सेवा ही संगठन जो नाम काफ़ी समय से सुना जा रहा है, आखिर क्या इस सेवा ही संगठन इस कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और क्या इसमें कहीं सत्ता जो है वो पीछे रह गई है? देखिए, आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि जन भागीदारी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं वो अक्सर जी। और हम लोग पुराने राजनेताओं को जब देखते हैं तो अक्सर वो लोग बोलते थे कि राजनीति सेवा का माध्यम है जी। अलग अलग समय का एक परसेप्शन है। लोग कहते हैं कि राजनीति पेशेवर हो गई, प्रोफेशनल हो गई। एक मिश्रित सी धारणा है, किन्हीं को लगता होगा, लेकिन इसका जो मर्म है वो यही है कि राजनीति वास्तव में लोगों की सेवा के लिए बनी है। दुनिया में लोकतंत्र और लोकतंत्र में वोट की राजनीति और वोट से उपजा हुआ राज जो जनता के लिए, जनता के द्वारा तैयार होता है जी। इसलिए शासन प्रणाली सबसे उपयुक्त है लोकतंत्र की, और उस लिहाज से एक अपेक्षाएं जनता की रहती हैं। केवल ये राजनीति यदि वोटों तक सीमित हो या सत्ता तक हो तो जनता के बीच में एक निराशा होती है। उस निराशा को दूर करने के लिए कई राजनीतिक दलों को, विचारों को ये साबित करना पड़ा कि हम जनता के लिए बने हैं। आप यदि भारत की राजनीति के कालखंड को देखेंगे तो एक लंबे समय तक एक पार्टी को शासन करने का अवसर मिला, लोगों को निराशा हुई। एक दूसरे दल को देखा कि जिसने अपने देश के एजेंडे के लिए काम किया। तो प्रधानमंत्री जी की मैं बात का जिक्र कर रहा था, वो अक्सर कहते थे कि जन भागीदारी, सरकारों की मर्यादाएं, सीमाएं, लेकिन जनता की भागीदारी से कुछ चीज़ों को ठीक किया जा सकता है जी। और ये उदात्त भावना थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय जेपी नड्डा जी ने इस कोरोना के वैश्विक महामारी के पहली लहर पे ये आह्वान किया कि एक बड़ी विकट स्थिति है और ऐसी स्थिति में जब लोग घरों में बंद होंगे तो जो बाहर लोग होंगे, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, पहले तो उनको संबल कौन देगा। यहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। दूसरा, ऐसे बहुत लोग हैं जो रोज़ कमाते और खाते हैं, उनके लिए सहारा कौन बनेगा। तीसरा, वो लोग हैं कि जिनको जो केवल सिंगल पेरेंट्स हैं, आइसोलेशन में हैं। तो इस तरीके से जब ये चीज़ शुरू हुई, हमें पहले वर्चुअल निर्देश मिले, लेकिन ये सब चीज़ें वर्चुअली पॉसिबल नहीं, संभव नहीं थी जी। और इसलिए पार्टी ने कहा कि अब इस पहली लहर में सेवा ही संगठन है, यानी संगठन का पर्याय है सेवा, कि सेवा करेंगे तो संगठन अपने आप में उसमें परिभाषित होगा। और इसलिए पूरे देश भर में और प्रदेश में भी उनके उस निर्देशों का अनुसरण करते हुए बहुत बड़ा काम पूरे देश भर में हुआ, जिसमें लोगों को राशन, भोजन, उपचार, इस तरीके की तमाम सुविधाएं इस माध्यम से मिली। राजस्थान में भी उनके निर्देश थे और मुझे खुशी है कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने पहली और दूसरी लहर दोनों के दौरान बहुत बेहतरीन काम किया और एक अनुशासित तरीके से काम किया। दुर्भाग्य ये था कि हमारे 600 कार्यकर्ता इस तरीके से सेवा करते काल कलवित हुए। ये अफसोस जरूर है, लेकिन सेवा का राजनीति के माध्यम से किस तरीके से लोगों की सेवा की जा सकती है, जन सेवा की जा सकती है,
उसी का एक कारक था सेवा ही संगठन। तो सेवा ही संगठन, वैसे तो पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चले हैं, पर आपसे जानना ये चाहेंगे कि देश भर में जो कार्यक्रम चले हैं, क्या उनके इतर राजस्थान प्रदेश में कोई विशेष कार्यक्रम भी आपने तय किए? जी बिल्कुल, जब दूसरी पहली लहर आई जी, तब भी हम लोगों ने एक हेल्पलाइन शुरू की। उस हेल्पलाइन पे उस समय पहली लहर में क्योंकि राशन की और भोजन की ज़रूरतें ज़्यादा होती थी, तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने, पार्टी ने भी लोगों के दरवाजे तक खाना कैसे पहुंचे, इसके लिए जो अलग अलग तरीके की वैन्स थी राशन के लिए उन्होंने किया। लेकिन हेल्पलाइन जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से चली। जो कॉल्स आती थी उसमें लगभग 90% समस्याओं का निस्तारण होता था। ये जो दूसरी लहर आई उसमें एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि संक्रमण की घातक बहुत थी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, बड़ा घातक संक्रमण था। ऐसे अवसर पे किस तरीके से लोगों की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। जी, तो इस बार की जो हमारी हेल्पलाइन थी वो ज़्यादा इफेक्टिव थी और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की कॉल रिसीव की और उसका डिस्पोजल किया। लगभग 80-85 हज़ार लोगों को रिलीफ उसके माध्यम से दी। जी, लेकिन उल्लेखनीय जो चीज़ थी वो थी BJYM केयर्स, युवा मोर्चे का ट्विटर का हैशटैग कैंपेन, जिसमें जिसने भी ट्वीट किया और जिसने टैग किया उसको हम लोगों ने अप्रोच की। जी, और इस नाते हमारा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है पार्टी का, उसने इस हैशटैग के माध्यम से रिलीफ का बड़ा काम किया, जिसकी चर्चा देश भर में हुई। तो आपने जिस प्रकार से अभी चर्चा की कि युवा मोर्चा ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किए, सामान्यतया राजस्थान की राजनीति में ये कहा जाता है कि डॉक्टर सतीश पूनिया बहुत अनुभव लेने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, 4 बार महामंत्री बने हैं, अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। तो विश्लेषक ये भी कहते हैं कि इनके काम करने का तरीका कुछ अलग है। तो आपने जो मोर्चे और प्रकोष्ठों का जो गठन किया है उसमें क्या कुछ अलग किया है, क्या कुछ नया करने का प्रयास आपने किया? देखिए, मोर्चों को आमतौर पर ये माना जाता है कि पार्टी के अग्रिम संगठन है, हरावल दस्ते और इनकी अपनी भूमिका है। लेकिन संगठन की मोर्चों की रचना जिलों तक सीमित थी। अब हमने उसको बहुत नीचे तक ले जाने की कोशिश की है। पहली बात तो संगठनात्मक तौर पर। दूसरा, हर मोर्चे की, जैसे आपने कहा सेवाई संगठन, तो मोर्चों के भी सामाजिक भूमिका और ज़्यादा मुखर हो और जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व मोर्चे करते हैं, उदाहरण के तौर पर किसान मोर्चा है, नौजवान है, महिला मोर्चा है, तो उनमें सब में उनकी अपनी अपनी भूमिका कैसे मुखर हो। और इसलिए हमने मोर्चों को भी इसी तरीके से ग्रूम किया, इसी तरीके से तैयार किया कि वो राजनीतिक तौर पर भी संगठनात्मक ढांचे को और ज़्यादा मजबूत करें। उदाहरण के तौर पर हमारी कोशिश है कि हम पार्टी में अपने बूथ के स्ट्रक्चर को और मजबूत करें। तो एक सोशल इंजीनियरिंग जो बूथ पे खड़ी होगी वो मोर्चों के माध्यम से होगी। महिला होगा, अनुसूचित जाति के लोग होंगे, जनजाति के लोग होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के होंगे, नौजवान होंगे, IT के लोग होंगे। तो इन मोर्चों को भी हमने सोशल मीडिया और IT के प्लेटफॉर्म पर और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भी हमने एक विशेष इस पर कोशिश की है कि मोर्चों को भी सोशल मीडिया के ज़रिए और ज़्यादा एक्सपोजर मिले। जी, तो कुल मिलाकर मोर्चों की भूमिका संगठनात्मक भी और राजनीतिक तौर पर और ज़्यादा मुखर हो, ये हमारी कोशिश है। तो संगठनात्मक कार्यों में मोर्चों की और प्रकोष्ठों की भूमिका और मुखर हो और अधिक प्रभावी हो, इस विचार के साथ डॉक्टर सतीश पूनिया संगठन को आगे लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से केंद्र में जो मोदी सरकार है, 7 वर्ष उस सरकार को हो गए हैं, क्या लगता है क्या कुछ नई नीतियां लोगों को राहत देने के लिए पिछले दिनों आई हैं? क्योंकि लगभग 1.5 वर्ष का समय जिस प्रकार से केवल भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व उससे प्रभावित रहा है, इस दौर में क्या कुछ नया सोचा गया है केंद्र सरकार के द्वारा? देखिए, एक बड़ी चुनौती तो ये थी, बड़ा देश, बड़ी चुनौतियां, बड़ी आबादी, और देश में जो पिछली जो परंपरागत राजनीति रही जिसमें स्लोगन्स ज़्यादा थे जी, और कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्ति के लिए इमोशंस का भी काम लिया गया। लेकिन जो उम्मीदों पर सत्ता आई वो 2014 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की राजनीति में एक बदलाव आया। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता, जो तमाम इस तरीके के जो बुनियादी विकास और सैद्धांतिक मुद्दों का समाधान। तो एक बड़ी चुनौती थी कि राम मंदिर का क्या होगा, अनुच्छेद 370 का क्या होगा, क्योंकि ये कोर इश्यूज थे जिस पर देश की जनता न्याय चाहती थी। जी, दूसरी तरफ वो तबका था जिसके बैंक्स में खाते नहीं थे, जिनको बैंक के दरवाजे का पता नहीं था, लोगों को ये लकड़ियां जला के और धुएं से रूबरू होना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बुनियादी तौर पर भी जिसमें बदलाव नहीं आया था।
मोदी जी के आने के बाद में एक 14 से इस 19 की सरकार के कालखंड में, और उसके थोड़ा आगे चलेंगे तो भी इन 7 वर्षों में देश में एक तो बुनियादी बदलाव आया, जिसमें शौचालय से लेके जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, ये तमाम इस तरीके की योजनाएं थी जिन्होंने नीचे लोगों का जीवन बदला। और दूसरी वो योजनाएं थी, दूसरी वो फैसले थे जिससे लोगों का स्वाभिमान बढ़ा। भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, अनुच्छेद 370 से कश्मीर जैसी समस्या का समाधान हुआ। तो कुल मिलाकर बुनियादी विकास और वैचारिक मुद्दों का समाधान। अब चुनौती थी कि कोविड आया, कोरोना का कालखंड आया। इस कोरोना के कालखंड ने देश की अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी की दिलेरी देखिए कि 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज था, उसने भारत की एक नीचे की आर्थिक प्रगति को एक ताकत दी। और इसलिए उसी से निकला अंत्योदय की वो उदात्त भावना कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को उनको बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की, उन्होंने अपने जीवन यापन शुरू किया। बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे फैसले होते रहे। इसमें एक अभी जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ, जिससे मुझे लगता है कि बीच के कालखंड में जो निर्णय हुए, उदाहरण के तौर पर 11.5 करोड़ किसानों को 1,36,000 करोड़ का सीधा सीधा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उनके खातों में ट्रांसफर होना। ये पैसा किसान की जेब में गया, ये पैसा छोटे मार्केट में सर्कुलेट हुआ, और इसलिए उसने एक भारत के उस छोटे बाजार की गति को बनाए रखा। उसने अर्थव्यवस्था को एक संबल दिया। इसी तरीके से अभी जो 3 दिन पहले जो फैसला हुआ है, अभिनव फैसला है कि देश के 2 करोड़ से भी ऊपर व्यापारियों को एमएसएमई के दायरे में उसको परिभाषित किया। ये 2007 से लगातार व्यापारियों की मांग थी। यदि छोटे व्यापारी एमएसएमई के दायरे में आएंगे तो निश्चित रूप से उनको ताकत मिली है कि भारत की अर्थव्यवस्था में उनका एक बड़ा योगदान होगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाते हुए सहकारिता मंत्रालय का भी गठन किया है। क्या लगता है इसके माध्यम से कहाँ तक केंद्र सरकार पहुँचने वाली है? किन योजनाओं को ले जाना चाह रही है सहकारिता के माध्यम से? देखिए, सब एक के लिए और एक सब के लिए सहकार का एक पंचलाइन है। और पंचायती राज और शहरी निकाय, उसके बाद एक तीसरा बड़ा सेक्टर है सहकारी सेक्टर। यदि इससे भी आगे जाएंगे तो कई प्रदेशों ने, गुजरात, महाराष्ट्र, इन्होंने सहकारी क्षेत्र में बड़े अभिनव प्रयोग किए और सफल भी हुए। उदाहरण के तौर पर गुजरात की जो अमूल डेयरी है, वो सहकार का एक बड़ा उदाहरण है। कितने लोग रोजगार पाते हैं और किस तरीके से वो अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। हमारे यहाँ भी गांव-गांव तक सहकारी इस अभियान की और इस सहकार की भावना की, इस सहकार के नीति की बहुत नीचे तक अप्रोच है। जो ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है, बहुत ग्रास रूट का एक मॉडल है। वो किसानों के लिए एक ताकत का काम करता है, खाद बीज से वितरण से लेके और छोटे छोटे लोन तक की। तो ये सारी चीज़ें जब वो प्रोवाइड कराता है तो उसके किसान के, आम आदमी के दरवाजे तक इस सहकारिता के आंदोलन से सहूलियत पहुंचती है। नया मंत्रालय बनेगा और मोदी जी नवाचार करते हैं स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि मानव संसाधन को शिक्षा मंत्रालय में बदला तो एक बदलाव दिखा नई शिक्षा नीति के माध्यम से जी। इसलिए पंचायती राज और शहरी निकायों के बाद जो सहकारिता है, ये एक बड़ा सेक्टर है। उसमें मंत्रालय अलग बनेगा, अलग से नीतियां बनेंगी और उसमें एक अच्छे बजट का समावेश होगा। तो मुझे लगता है कि भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक ताकत देगा ये सहकारी मंत्रालय। क्या आपका ऐसा भी मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से अर्थशास्त्री जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जो बयान उनके आ रहे हैं, उन स्थितियों को संभालने में भी क्या ये नया मंत्रालय क्या प्रभावी साबित होने वाला है? निश्चित ही, जैसे मैंने कहा कि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है, वो बहुत नीचे तक व्यापक है और वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देगा। और स्वाभाविक तौर पर हमारी जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था है वो ग्रास रूट से चलती है। छोटा व्यक्ति, आम आदमी, छोटा बाजार और वहाँ की ज़रूरतें पूरी करते हुए वो पैसा जब बाजार में आता है तो इस देश की अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता है। सहकारिता के माध्यम से ये और भी आसान हो जाता है कि इसको यदि और व्यापक बनाएंगे, इसको और ज़्यादा संबल देंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ी ताकत बनेगी।
तो ये तो बात हुई केंद्र सरकार की योजनाओं की, जिस प्रकार से आम जन को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार भी कहिए या पूरे देश की सरकारें ही कोरोना से भी जूझ रही हैं। इन परिस्थितियों में प्रदेश की सरकार के कामकाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा अपना लगभग 90 के बाद का अनुभव है और मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में थोड़ा देर से आया, लेकिन उससे पहले संगठन का काम करते करते राजनीतिक रूप से गतिविधियों को जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, राजनेताओं को भी, राजनीतिक दलों को भी, सरकारों को भी जी। एक निरपेक्ष आकलन में बिना किसी टाइटल के भी करूं कि मैं किसी एक सियासी दल का अध्यक्ष हूं, इसके विपरीत यदि मैं एक आम आदमी की तरह कोई एनालिसिस करूंगा तो इतिहास की राजस्थान की अब तक की सबसे विफल सरकार है, सबसे अराजक सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार है। और जो सीक्वेंस में देखेंगे 3 कोर ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सीधे सीधे राजस्थान के व्यक्ति की धारणा बिल्कुल विपरीत है। अपराध यानी कानून व्यवस्था जी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। यदि इनका पूरा लेखा जोखा करेंगे, इस कार्यक्रम के समय की मर्यादा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस पूरे कालखंड में आज़ादी के बाद किसी प्रदेश की सबसे निकृष्ट सरकार है जो हर मोर्चे पर पूरे तरीके से विफल है। ऐसा लगता है कि सरकार को लोगों का जीवन बचाने में, जीवन को सुरक्षित रखने में किसी भी लिहाज से, चाहे उसको अनाज पहुंचाया जाए, चाहे उसके जीवन को सुरक्षा दी जाए, चाहे उसको अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए। हमने देखा है अस्पतालों के दरवाजे पर मरते हुए लोग, जो दृश्य देखा है, केवल सियासी बातें। और ऐसा लगता है कि सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र ज़्यादा करती है और लोगों का जीवन बचाने की फिक्र कम करती है। आप प्रदेश की सरकार को जिस प्रकार से विफल बता रहे हैं, तो कारण क्या है? इच्छा शक्ति की कमी है या सरकार के लक्ष्य और उद्देश्य बदले हुए हैं? क्या कारण मानते हैं? देखिए, पहली बात तो इस सरकार के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, यानी जो सरकारें चुन के आती हैं, जिनके पास बहुमत होता है, वो लंबे समय तक उसको एंटरटेन करती हैं। ये सरकार जब बनी थी तो सरकार की बुनियाद कमज़ोर थी। 99 सीटें आई थी और अभी भी उस 99 के फेर में ही है। बीएसपी को मर्ज किया, उसकी अभी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उस पर एक लंबी बहस हो सकती है कि पूरी पार्टी को 6 के 6 विधायकों का आपने मर्ज कर लिया, पार्टी का चुनाव चिन्ह जिंदा है, पार्टी के अध्यक्ष जिंदा है, पार्टी का पूरा संविधान जिंदा है, तो 6 वो लोग, 13 इंडिपेंडेंट्स, यानी सरकार हमारे यहाँ पूर्वी राजस्थान में जो जुगाड़ चलता है, उस जुगाड़ की सरकार है। और जुगाड़ पर हाईकोर्ट ने राजस्थान में रोक लगा रखी है, राजस्थान के हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने। तो जुगाड़ की सरकारें जुगाड़ से ही चलती हैं, इसलिए उनका न तो उसमें हॉर्न होता, न लाइट होती, वो फंटे और टंटे होते हैं। उस लिहाज से सरकार चल रही है। इनके भीतर जो अंतर्कलह है वो दूसरा बड़ा कारक है कि पार्टी के भीतर जब इस तरीके से महत्वाकांक्षी लोग होंगे जिसमें विग्रह होगा। 42 दिन सरकार बाड़े में बंद रही, इसी कारण कोरोना का कुप्रबंधन हुआ। और इसलिए जो सरकार, जो पार्टी नैतिक रूप से कमजोर होती है, उसका असर सरकार पर होता है और सरकार का सीधे सीधे गवर्नेंस का असर जनता पर होता है, और इसीलिए ये अच्छा शासन नहीं दे पाए 2.5 साल में। आपने जिस प्रकार से बात कही, संकेत में कहीं ना कहीं इशारा कांग्रेस के संगठन की ओर भी है कि वहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के संगठन में क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, एक सुनियोजित सी चर्चा है जी, मैं उसको साजिश भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस के भीतर झगड़े हैं, कांग्रेस की सरकार कमजोर है। एक दिन तो 12 मिनट में 3 बलात्कार हुए। इस समय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य है। दलितों पर, बच्चियों पर, महिलाओं पर सर्वाधिक अपराध हैं। पार्टी के भीतर विग्रह है। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, 27% से भी ज़्यादा बेरोजगारी। राजस्थान के बेरोजगार दिल्ली में धरना दे रहे हैं। तो ये जितने कोर इश्यूज थे, इनको डाइवर्ट करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस में विग्रह है और बीजेपी में भी है, इसलिए केवल सोशल मीडिया और मीडिया के बयानों को आधार बना के पार्टी को इस तरीके से डेंट करने की कोशिश होती है, बदनाम करने की कोशिश होती है। पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जब कंपैरिजन करेंगे तो आज हम लोग बूथ तक हैं, शक्ति केंद्र तक हैं, मंडल है, जिला है, और पार्टी पूरे तरीके से, जो आपने शुरुआत की सेवाई संगठन की, यदि संगठन मजबूत नहीं होता तो लोगों की सेवा नहीं होती। संगठन मजबूत नहीं होता तो सरकार को इस तरीके से बैकफुट पर हम खेलने के लिए मजबूर नहीं कर पाते। इसलिए पार्टी पूरे तरीके से इंटैक्ट है।
सिवाय जो सियासी बयानबाजी कहीं ना कहीं होती है, वो मैं मानता हूं कि ये भजन मंडली नहीं है, इसलिए बर्तन होंगे, खटकते भी होंगे, कुछ लोग अपनी राय इतर भी रखते होंगे। नहीं, लेकिन जब चर्चा ये होती है कि किसी पोस्टर से किसी नेता का यदि चित्र हट जाता है तो पार्टी के कुछ विधायक या कुछ नेता बयान देते हैं व्यक्ति विशेष के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी में ये सब स्वीकार्य है? किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अटल जी, अडवाणी जी के ज़माने से देखा है जी। और उसी परंपरा को माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, ये सब उस परंपरा के आगे चलते हैं। और इस लिहाज से पार्टी के भीतर जितने तमाम नेता हैं उनका अपना मान सम्मान है। और जो बाकी जो सियासी चीज़ें होती हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, मान लीजिए सोशल मीडिया के किसी पोस्ट पर किसी व्यक्ति ने पोस्टर नहीं लगाया, वो जो मैंने कहा कि वो किसी सोशल मीडिया की बहस का चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकती है, डिबेट होती होगी, पर पार्टी की तरफ से अपनी मर्यादा के बाहर किसी नेता का न तो उनका अपमान होता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं, उनकी अपनी प्रोफाइल है, उनका अपना एक कद है, उसका पार्टी सम्मान करती है। ये जो आपने कहा अपवाद स्वरूप कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी व्यक्तिपरक निष्ठा को और ज़्यादा तरीके से दिखाने के लिए कि भाई हम सगे हैं, पर मुझे लगता है ये जो हमने बार बार भी कही, हमारे प्रभारी जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया है, डिफाइन किया अपने इंटरव्यूज़ में कि पोस्टर्स के लिए भी एक प्रोटोकॉल केंद्र का बना हुआ है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जहाँ जिस नेता की आवश्यकता होती है उस जगह उसको पर्याप्त उचित स्थान मिलता ही है। हमारी नज़र में पोस्टर या सोशल मीडिया की पोस्ट ये डिबेट का और बहस का विषय नहीं है। एक्सेप्शनली कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, लेकिन वो ऐसा करके न खुद का न पार्टी का भला कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो अगला चुनाव प्रदेश में लड़ा जाने वाला है, किसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ा जाएगा, उसके लिए एक प्रकार से तैयारियां शुरू हो गई हैं इन बयानों के माध्यम से? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब शादी होती है तो ब्याह होता है, तो ब्याह की एक तारीख होती है, जो उसके साथ साथ जो सारे उपक्रम हैं, संगीत संध्या भी होगी, पंडित भी आएगा, फेरे भी होंगे, सारे काम होंगे जी। लेकिन अभी तो 2.5 साल है, कब चुनाव होंगे, कौन मुखिया होगा, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, ये चीज़ें केंद्र ने बहुत स्पष्ट कर दी हैं कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अपने आप में सक्षम है। वो जिसको नेता तय कर देगा या नहीं कर देगा, ये भी भविष्य के गर्भ में है। तो जिसको पार्टी का जो निर्देश देगा सब उसको फॉलो करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, पार्टी के परे तो कोई जाएगा नहीं जी। इसलिए इसमें किसी को आशंकित होने की, घबराने की, परेशान होने की, हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सारी चर्चाएं, इसको मीडिया और सोशल मीडिया में ज़्यादा मुखर तरीके से हवा देने का काम कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। पिछले दिनों आपका एक बयान बहुत चर्चाओं में रहा। आपका बयान इस प्रकार से रहा कि शिशुपाल की 99 गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं। किस तरफ इशारा था? कौन शिशुपाल है? किसका सुदर्शन चलने वाला है? क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, सुदर्शन तो पार्टी का ही चलता है, हम लोग तो उसके कारक हैं। जो बात कही गई वो किसी व्यक्तिगत संदर्भ में नहीं थी। स्वाभाविक है कि हम लोग जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एक शपथ लेते हैं हम लोग पार्टी के विधान के अनुसरण की, हमने अनुशासन की। जब कोई व्यक्ति पार्टी की मर्यादा से बाहर जाके कोई कृत्य करता है या कोई बात करता है तो उसका असर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, समाज पर जाता है। हमारी कोशिश है कि पार्टी के भीतर अनुशासन और मर्यादा बनी रहे और इसलिए उनको ये हिदायत दी जाती है कि भाई आप ऐसा न करें, मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति उस मर्यादा का लंघन करता है। तो एक टर्म है ये शिशुपाल, कोई सब लोग शिशुपाल ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि मर्यादा से बाहर जाता है, शिशुपाल का मतलब वही है कि आपके सुनने की और सहने की क्षमता कितनी है और सामने वाला मर्यादा से बाहर कितना जाता है। इसलिए ये केवल एक्सेप्शन नहीं है, देश में और प्रदेशों में अनेक बार इस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं। लोग पार्टी से बाहर भी गए, पार्टी के भीतर भी आए हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को पार्टी की मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो क्या ये समझा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं, सहने की भी सीमा होती है, सागर में भी ज्वाला सोती है, क्या सतीश पूनिया के बारे में ये कहा जा सकता है कि संगठन के अनुशासन को लेकर आक्रामक हो गए हैं? नहीं, मैं
अकेला आक्रामक नहीं हूँ, पार्टी का संविधान ये ताकत देता है और जो पार्टी के बाकी लोग भी हैं सब लोग मिलकर फैसला करते हैं जी। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत जातीय विद्वेष नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर राजनीति में काम करते हैं तो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन बना रहे जी। वो मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। और उस लिहाज से जब कोई ऐसी बात होती है तो उस पर एक्शन हो जिससे दूसरे कार्यकर्ताओं को भी एक नसीहत भी मिलती है, उनका मनोबल भी बढ़ता है कि पार्टी के भीतर इस तरीके की बातों को संज्ञान में लिया जाता है। तो पार्टी के भीतर इन बातों का भी संज्ञान लिया जाता है और अनुशासन सर्वोपरि है, उसके लिए निरंतर काम करने के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया का कहना है कि पार्टी के संविधान के अनुसार ही वे काम कर रहे हैं। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश में प्रवास भी होते होंगे, लेकिन चूंकि आप आमेर से विधायक भी हैं, किस प्रकार से समन्वय बना पाते हैं आमेर की जनता में? जिस प्रकार से आप पहले जाते रहे हैं, समय पहले के मुकाबले तो कम हो गया होगा, लेकिन फिर भी किस प्रकार से संभाल पाते हैं? देखिए, मेरी प्राथमिकता आमेर है और मैं केवल उसको एक विधानसभा क्षेत्र की तरह नहीं, परिवार की तरह मानता हूँ। और जब चुनाव लड़ा था, चुनाव हारा तब भी और जीता तब भी मैंने एक व्यवस्थित व्यवस्था रखी है कि सुबह 2 घंटे लगातार जनसुनवाई होती है जिसमें पार्टी के वर्कर, आम जनता समस्या लेके आती है, मैं उसका समाधान की पूरी कोशिश करता हूँ। जी। मुझे जब भी समय मिलता है मेरी प्राथमिकता रहती है कि मैं अपने क्षेत्र में जाऊँ। इसलिए कई बार लोग मजाक भी करते हैं कि आप केवल एक क्षेत्र के विधायक नहीं हैं, पूरे राजस्थान के अध्यक्ष हैं। जी। लेकिन मेरा मन लगता है और मेरी प्राथमिकता है। इस पूरे कोरोना की सेकेंड वेव की इंटेंसिटी थी तो भी मैं लगातार 3 बार विजिट हमारे सारे हॉस्पिटल्स की, सारे CHC की, सब PHC की, और तमाम लोगों को एक संबल देने के लिए जो किया जा सकता था वो किया। आज एक अच्छी CHC PHC हमारे यहाँ चल रही हैं, लगभग 14 के करीब, जिसमें लोगों को रिलीफ मिलती है। राशन और भोजन के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था है। बूथ के जो अध्यक्ष हैं उनको एम्पावर किया हुआ है कि आपको कभी भी किसी भी तरीके की आवश्यकता रहे तो मैं बराबर कनेक्ट हूँ। और मेरी इन सारी व्यस्तताओं के बाद भी मेरी प्राथमिकता आमेर के लिए मैं जितना कर पाऊँ ये मेरा सौभाग्य होगा। तो डॉक्टर सतीश पूनिया का यह कहना है कि आमेर के लिए जितना कर पाएं वो उनका सौभाग्य है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होने के साथ साथ आमेर को जिस प्रकार से उन्होंने परिवार माना है, अधिकतम समय वहां देने का भी प्रयास करते हैं। और इस चर्चा में सेवा ही संगठन, इस विषय पर भी चर्चा हुई, साथ ही चर्चा हुई केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पर और प्रदेश की सरकार के कामकाज की भी समीक्षा हुई। और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो कुछ चल रहा है, जो दशा और दिशा भारतीय राजनीति की, राजस्थान की राजनीति की वर्तमान संदर्भों में चल रही है, उस पर भी बहुत बेबाकी से डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने अपने विचार रखे। डॉक्टर सतीश पूनिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सहजता से और बेबाकी से आपने सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।